Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are absolutely fine. Welcome to my YouTube channel Learning with Rifa Jahan. As you all know that we are discussing chapter number 4, the cell of class first year part 1. So today the topic of our discussion is Golgi complex. We will discuss Golgi complex in detail inshallah in this lecture video. So let's move on to our main slide. बेटा दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो. आज हमने गोल्जी कम्प्लेक्स डिस्कस करना है. सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी कि आज हमने इस टॉपिक में किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है. उसके बाद हम इन स्लाइड्स को रीड आउट करते हैं. बेटा गोल्जी कम्प्लेक्स में हमने देखना है कि इसकी डिस्कवरी क्या है, किस साइंटिस्ट ने इसको कब डिस्कवर किया. उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी क्या होती हैं. और उसके बाद इसके टॉपिक्स में हम देखेंगे कि फॉर्मिंग फेज क्या होती है, मैच्योरिंग फेज क्या होती है. उसके साथ साथ हम इनकी वर्किंग, रोल और फंक्शन जो है वो डिटेल से आज की लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे. बेटा सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स बता दूं, फिर उसके बाद हम इनको रीड आउट करते हैं. बेटा अगर मैं गोल्जी कम्प्लेक्स की बात करूं तो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो है वो ऑर्गेनेली होती है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है. अब आप कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में ही क्यों होती है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया कि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है. और आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती. यही वजह है कि गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गेनेली वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है. उसके बाद बेटा गोल्जी कम्प्लेक्स को हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं. ये कुछ पॉइंट्स थे जो बताना था. उसके बाद हम इनको रीड आउट करेंगे तो मजीद मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी. बेटा पहला पॉइंट ये है कि गोल्जी कम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. बेटा एक साइंटिस्ट था जिसने 1898 में जो है वो इसको डिस्कवर किया था. उसके बाद इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, कहते हैं कि तमाम यूकैरियोटिक सेल में है. वो क्यों, मैंने आपको रीजन बता दी. इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स दैट आर स्टॉक्ड इनटू फ्लैटन्ड फ्लूइड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी. कहते हैं कि अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें ना, बेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कहते हैं कि ये फ्लैटन्ड सी स्मूथ सी मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है. ये आप देख सकते हैं, ये फ्लैट भी है थोड़ी सी और ये स्मूथ भी है, क्लियर. और ये फ्लैट है, चिपकी हुई है स्ट्रक्चर में, ठीक है. तो इनको हम इस स्ट्रक्चर को, जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस ऑर्गेनेली को हम गोल्जी कम्प्लेक्स बोलते हैं. उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिस्टर्नी, और ये जो कहते हैं कि इनको हम इन सैक लाइक अपेरेंस को, ये जो आपने ये एक सिस्टर्नी है, ये दो सिस्टर्नी है, ये आप देख सकते हैं फोल्ड्स, इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, क्लियर. ये आपको मेंशन भी किया हुआ है. उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कि सिस्टर्नी आर कॉन्टिन्यूस फॉर्मिंग बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स दैट आर प्रोबेबली ड्राइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बेटा इस स्ट्रक्चर पे दोबारा आते हैं. ये न्यूक्लियस है बेटा. न्यूक्लियस के बाद ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं. बेटा कहते हैं कि जब राइबोसोम्स का, आपको पता है कि इनके साथ अटैच होने के बाद आपको पता है राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना. जब राइबोसोम्स इनके इस पे होते हुए प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होता है तो आपको पता है कि ये वेसिकल्स होती हैं. तो वेसिकल जो है वो यहाँ ट्रांसपोर्ट होती हैं सिस फेज की तरफ. ये आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो वेसिकल्स जो प्रोटीन बन के आ रही होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो आप देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वो सारी की सारी जो प्रोटीन सैक्स है ना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ. और आप देखेंगे कि वो सारी वेसिकल जो है वो आपस में फ्यूज होके एक ऐसा ही अपीयरेंस ले लेंगे सिस्टर्नी का, और वो यहाँ अटैच हो जाएगा. और उसके बाद जब मैं आपको इसकी वर्किंग पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे जो है वो फॉर्मिंग फेज पे अटैच होता है और वो मैच्योरिंग फेज के बाद आने के बाद वो क्या चेंज होता है और इसका काम क्या है. इसका काम बेटा जैसे मैंने राइबोसोम्स पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि उनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना. बेटा अगर मैं एक लफ्ज में इसकी आपको वर्किंग बताऊं या इनका फंक्शन बताऊं तो गोल्जी कम्प्लेक्स का मतलब होता है इन्होंने पैकिंग करवानी, क्लियर. मटेरियल की पैकिंग, जैसे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में जब चीज़ बनती है उसके बाद पैकिंग होती है लास्ट पे, तो जब प्रोटीन की वहाँ से सिंथेसिस हो रही होती है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, ये यहाँ आती हैं और इस ऑर्गेनेली में आने के बाद वो उनको पैक करते हैं. प्रॉपर पैकिंग होती है, उनमें जो है वो आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशंस होती हैं जो होनी होती हैं. तो यही इसका जो है वो फंक्शन है. मूव ऑन करते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ, और इसमें हमने कह दिया कि ये दोबारा वेसिकल जो है वो आपस में फ्यूज़ होंगी और फ्यूजन के बाद जो है वो सिस्टर्नी की ही अपीयरेंस ले लेंगे. उसके बाद कैसे सिस्टर्नी जो है वो रिमूव होती है, क्या चीज़ें आती है, वो हम मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी. गोल्जी कम्प्लेक्स में कहते हैं दो फेजेस होते हैं, एक को हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं, दूसरे को हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं. बेटा फॉर्मिंग फेज आउटर कन्वेक्स होती है, दूसरे को इनर कनकेव कहते हैं. बेटा इधर वापस आ जाओ इस डायग्राम में, और वो कहते हैं कि अब सिस फेज को ही हम बेटा फॉर्मिंग फेज कहते हैं. सिस फेज को ही हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं. अब सिस फेज क्या होता है बेटा, आसान लफ्जों में अब मैं आपको बताऊं, ये सिस जो है ना इसका मतलब होता है सेम.
सिस का मतलब सेम, मतलब कि ये ऐसी फेज है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल सामने है, सेम है, उसके साथ अटैच होती है, उसको हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं। और बेटा उससे बिल्कुल जो ऑपोजिट इस तरफ जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो आप कह सकते हैं फेज होती है उसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं। और उस मैच्योरिंग फेज को हम ट्रांस फेज भी कहते हैं। ट्रांस फेज कहते हैं ऑपोजिट। क्लियर है? सिस मीन सेम, जो बिल्कुल उसकी सेम है, और ट्रांस मीन बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो मैच्योरिंग फेज होती है उसको हम ट्रांस फेज भी कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कहते हैं कि जो फॉर्मिंग फेज होती है ना वो जो है वो आउटर कनकेव साइड, कन्वेक्स साइड की होती है। और इसकी जब हम बात करें दूसरी जो हमने बात की थी इसकी मैच्योरिंग फेज, और वो आउटर जो है वो कनकेव साइड होती है। ऊपर वाली ये जो आप देख सकते हैं ना इतनी, इसको हम कहते हैं कि ये कन्वेक्स साइड है। और जो ये आप अंदर वाली साइड पे देख सकते हैं इसको हम कहते हैं कि ये कनकेव साइड है। क्लियर है? उसके बाद वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। हमने फॉर्मिंग फेज पढ़ा, मैंने आपको बहुत सारी डिटेल से एक्सप्लेन भी कर दी कि फॉर्मिंग फेज आउटर कन्वेक्स सरफेस होती है ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स इन द फॉर्मिंग फेज, और मैच्योरिंग फेज कहते हैं सरफेस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स इज द मैच्योरिंग फेज। जो इनर कनकेव स्ट्रक्चर होता है गोल्जी कम्प्लेक्स का उसको हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं। अब इन दोनों फेजेस का फंक्शन क्या है वो जब हम नेक्स्ट इनका फंक्शन डिस्कस करेंगे तब मैं आपको जो है वो इसको क्लियर करवा दूंगी। स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया। ये सिस्टर्नी है, ये ट्रांस फेज है क्योंकि ये ऑपोजिट है, ट्रांस मीन ऑपोजिट है। क्लियर है? उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सिस फेज है जिसको हमने कहा कि ये फॉर्मिंग फेज भी है। उसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर नहीं जो है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ से बेटा जो प्रोटीन की हमें जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन सिक्रीट की वो यहाँ आएंगी, और आप कह सकते हैं कि प्रोटीन फॉर्म तो आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट जो है वो जो ट्रांसलोकेट या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, और वो ट्रांसपोर्ट करता है इन वेसिकल्स को गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ। और ये यहाँ से गुजरती हैं, आप देख सकते हैं कि वो गुजर रही है, और यहाँ जो मैच्योरिंग फेज से वो गुजरेगी, ये ट्रांस फेज से गुजरेगी, तो वो क्या होगी उनकी पैकिंग करेगा। ये सिक्रीटिक वेसिकल जो है वो सिक्रीटरी वेसिकल आप देख सकते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, और यहाँ से वो बिल्कुल पैकिंग होने के बाद सिक्रीटरी वेसिकल, और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दी जाती है। चलें, ये तो बात होगी। अब यहाँ जब हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको मजीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब बेटा ये पॉइंट नंबर 1 देखते हैं इसका, वो ये कि द सिस्टर्नी ब्रेक्स अप इनटू वेसिकल्स फॉर्मिंग मैच्योरिंग फेज। कहते हैं कि अब मैंने आपको जब पीछे स्ट्रक्चर बताया था वो ये कि जब यहाँ से वेसिकल्स आती हैं, मैंने कहा कि बहुत सारी वेसिकल, बेटा एक नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ भी एक वेसिकल आई, बहुत सारी वेसिकल जो प्रोटीन वेसिकल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट करेगा वो जो है यहाँ। अब ये सारी जो वेसिकल्स आप देख सकते हैं ये आपस में क्या करेंगी, आपस में ज्वाइन होंगी, और ज्वाइन होने के बाद एक सिस्टर्नी लाइक जो है वो अपीयरेंस ले लेंगी। तो ये बेटा कम से कम आप कह सकते हैं कि ये 6 जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड, या आप कह सकते हैं 6 सिस्टर्नी का जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल्जी कम्प्लेक्स बनाता है। अब एक जो है या स्ट्रक्चर न्यू बनेगा उसको हमने कहा कि जो ऊपर वेसिकल सिक्रीट हुई वो आपस में जुड़ी और उन्होंने जो है वो एक सिस्टर्नी अपीयरेंस ले ली। उसके बाद यहाँ से ये ऐड होंगी, और वहाँ से वो जो है वो मॉडिफाई होने के बाद वहाँ से वो सिस्टर्नी वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वहाँ से रिमूव आउट भी हो जाता है। क्लियर है? यही बात वो बता रहा है कि द सिस्टर्नी ब्रेक्स अप इनटू वेसिकल्स फॉर्म मैच्योरिंग फेज। जब वो दोबारा वैक्यूल जब ऊपर ऐड हो रहे थे तब हमने कहा कि उन्होंने सिस्टर्नी की अपीयरेंस ली। उसके बाद जब वो मैच्योरिंग फेज से होके गुजरेंगे ना तब वो ब्रेक हो जाएंगे, दोबारा ब्रेक हो जाएंगे। किसमें? वेसिकल्स में। मतलब सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो वेसिकल्स, प्रोटीन वेसिकल्स आई, वो वहाँ अटैच हुई, सिस्टर्नी अपीयरेंस ली। उसके बाद वो जो है वहाँ से रिमूव आउट जब होंगी मैच्योरिंग फेज से, तो वहाँ से रिमूव आउट होने के बाद वो बिल्कुल वैसी ही अपीयरेंस ले लेंगी जैसी अपीयरेंस में वो ऐड हुई थी, मतलब वेसिकल्स की शक्ल में। क्लियर है? कहते हैं द होल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टर्नी थ्रो टू बी थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम द आउट ऑफ द इनर फेज। कहते हैं कि ऐसा देखा गया कि यहाँ से जब ये न्यू ऐड होंगी तो यहाँ से एक जो है वो रिमूव हो जाएगी। क्लियर है? तो एक आती है और एक वहाँ से सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव आउट होता है। क्लियर है? यहाँ तक आई थिंक आपको वर्किंग भी क्लियर हो गई होगी कि काम कैसे हो रहा होता है, और इसका स्ट्रक्चर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बेटा हमने इसका कुछ फंक्शन डिस्कस करना है कि गोल्जी कम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये सेल सिक्रीशन करवाता है। सेल सिक्रीशन करवाने का मकसद ये है, अब आपको पता है कि बहुत सारे ग्रैनुलर जो ऑर्गन है, जो ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशन कर रहे होते हैं, वहाँ उन सेल्स में ये जो है उन ग्लैंड्स में ये जो है गोल्जी कम्प्लेक्स ज़्यादा मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेल सिक्रीशन करवानी होती है।
क्लियर। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये सिक्रीशन करवाता है। गोल्जी कम्प्लेक्स इज कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन आर प्रोड्यूस्ड ऑन राइबोसोम्स के, वो राइबोसोम्स पे वो सिक्रीशन प्रोड्यूस होती हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने ये देखा कि सेल की सिक्रीशन करती है। मैंने आपको बता दिया कि ग्लैंड्स में इनका जो है वो नंबर ऑफ रेशो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद फिनिशिंग, पैकिंग एंड एक्सपोर्ट का इसका एक और फंक्शन ये है कि ये पैकिंग करवा रहा होता है कि कोई भी वेजिकल्स ऐड होंगी या कोई भी चीज़ जब इसमें ऐड होगी तो इन्होंने उनकी फिनिशिंग टच देना होता है, उसको पैकिंग करवानी होती है। कहते हैं प्रिपेयर्ड सिक्रीशन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रिपेयर्ड सिक्रीशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद सिक्रीट आउट होती है। मैंने आपको बता दिया कि मतलब प्रोटीन्स वहाँ से रिमूव आउट होती हैं। उन प्रोटीन्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसकी तरफ, वो करता है कि गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ। अब जब गोल्जी कम्प्लेक्स में वो प्रिपेयर्ड सिक्रीशन आ जाती हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई होती हैं, अब गोल्जी कम्प्लेक्स उनको लेने के बाद क्या करता है, आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट के फाइनल प्रोडक्ट में जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है एंड पैक्ड इनटू गोल्जी कम्प्लेक्स मेम्ब्रेन, और उनको गोल्जी कम्प्लेक्स मेम्ब्रेन में पैक कर देता है। पीछे कवरिंग दे लगा देता है ना उनकी, जो पैक कर देता है। देन दीज सिक्रीशंस आर एक्सपोर्टेड आउट, और हमने पीछे डायग्राम में भी देखा, या मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि वो फिर वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ये सिक्रीशन हुई, सिक्रीटरी वेजिकल्स है, वो जो मटीरियल वहाँ से गुजरा उसमें मॉडिफिकेशन हुई, मॉडिफिकेशन होने के बाद ये सिक्रीटरी वेजिकल्स में ऐड हुई और वो सिक्रीटरी वेजिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल गई। क्लियर। तो पैकिंग करवा रहा होता है और फिर वहाँ से जो है वो हमने देखा कि एक्सपोर्टेड आउट बाहर की तरफ उसको एक्सपोर्ट भी कर देता है। क्लियर हो गया, सिक्रीशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। फाइनल टच वाली बात समझ आ गई कि कैसे ये पैकिंग करवाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना, उसमें हमने मॉडिफिकेशन, अब मैंने पहले भी बार बार ये वर्ड बोला मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन करवाता है। मॉडिफिकेशन हम देखते हैं, अब देखेंगे कि कैसे मॉडिफिकेशन करवाता है या किस चीज़ की मॉडिफिकेशन करवाता है। कहते हैं कि मॉडिफिकेशन में पॉइंट है कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज के, गोल्जी कम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। आपने पीछे भी पढ़ा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होता है जब दो एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि जी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ये इनको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कहते हैं कि मॉडिफिकेशन का मकसद ये होता है जो फॉर एन एग्जाम्पल जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है वो प्रोटीन्स को सिक्रीट करेंगे तब जो गोल्जी कम्प्लेक्स है वो उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कुछ आप कह सकते हैं प्रोटीन्स ऐड कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देगा, या अगर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिपिड ऐड कर देगा। तो कहने का मतलब है कि इनका काम है कि इन्होंने मॉडिफिकेशन करनी होती है आने वाली चीज़ को, फिर मॉडिफाई करने के बाद ये फिर वो सिक्रीट आउट करते हैं। तो आपको पता है कि वो अगर प्रोटीन आएगी तो वो ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, और फिर लिपिड्स आएंगे तो उनको ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा। यही काम इनका होता है गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स मॉडिफाइज द प्रोटीन एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो वो प्रोटीन आ रही हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई, या फिर आप कह सकते हैं कुछ लिपिड्स जब इसके पास आते हैं ये उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो एडिशन कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के एडमिशन करने के बाद उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। तो अब मॉडिफाई तो कर दिया ना, उसका काम समझ आ गया कि गोल्जी कम्प्लेक्स का एक फंक्शन था मॉडिफिकेशन करना। क्लियर हो गया, उन्होंने कुछ मॉडिफाई की, तब्दीली कर दी, चेंजेस करके उनको जो है वो कम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट फंक्शन बेटा इनका ये भी है कि सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। इनका एक और फंक्शन है कि इन्होंने सेल वॉल की सिंथेसिस करवानी होती है। इन प्लांट्स गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के। अगर हम प्लांट्स में बात करें कि प्लांट्स में जब गोल्जी कम्प्लेक्स है उनका क्या काम होता है, तो प्लांट्स में ये सेल वॉल की सिक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। इनको जो है वो डिक्टायोसोम्स भी बोलते हैं। प्लांट्स में जब गोल्जी कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं उन गोल्जी कम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम्स बोलते हैं। क्लियर। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका, प्राइमरी लाइसोसोम। कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी अपरेटस के। एक और इसका फंक्शन है कि इनका काम है कि ये प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करवाता है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। लेट मी क्विकली रिव्यू द होल लेक्चर। उसमें मैं कुछ सारी पॉइंट्स जो है वो एक एक पॉइंट करके आपको दोबारा इसको रिव्यू करवा देती हूँ। टॉपिक वो ये कि बेटा हमने देखा कि कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट था जिसने 1898 में इसको डिस्कवर किया। फिर उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की तो हमने कहा बेटा ये स्मूथ मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली भी कहते हैं इसको। ये फ्लैटेंड जो है वो फ्लूइड सैक्स बनाते हैं जिसको सिस्टर नहीं बोला। फिर हमने ये कहा कि बेटा इसमें दो फेजेस होती हैं। फॉर्मिंग फेज को ही हम सिस फेज कहते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट आप कह सकते हैं बिल्कुल सेम साइड पे होती है, या आप कह सकते हैं बिल्कुल साथ होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मैच्योरिंग फेज का होता है, उसमें हमने देखा कि इसको ट्रांसफेज भी कहते हैं जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद बेटा हमने इसका कुछ फंक्शन देखा। हमने ये कहा कि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेजिकल्स की शक्ल में जब प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाती है वो वेजिकल्स आपस में ज्वाइन होने के बाद एक पूरा सिस्टर्नी लाइक अपीयरेंस लेते हैं। उसके बाद वो अटैच हो जाती हैं गोल्जी
कम्प्लेक्स के साथ। गोल्जी कम्प्लेक्स क्या करता है, जब न्यू आने वाली गोल्जी कम्प्लेक्स में न्यू आने वाली सिस्टर्नी को रिसीव करता है और उसको रिसीव करने के बाद उन वेजिकल्स को मॉडिफाई करता है, उनके अंदर चेंजेस करता है, उनकी पैकिंग करवाता है, और पैकिंग और मॉडिफिकेशन करने के बाद वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरिंग फेस है उसको वो एक्सपेल आउट भी कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके जब फंक्शन की बात की थी तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो ये कि ये सेल सिक्रीशन में हेल्प करता है। जब सेल सिक्रीशन में बात की तो मैंने कहा कि ग्लैंड में जो है इनकी तादाद ज़्यादा मौजूद होती है क्योंकि वहाँ उन्होंने सिक्रीशन करवानी होती है, तो सिक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया। फिर हमने कहा कि इनका ये फंक्शन होता है कि ये पैकिंग करवाता है, ठीक है, फाइनल पैकिंग करवाता है, और फिर उसके बाद पैक करने के बाद उन वेजिकल्स को जो है वो एक्सपेल आउट भी कर देता है। फिर उसके बाद हमने इसका पॉइंट देखा कि मॉडिफिकेशन का पॉइंट देखा। हमने कहा कि गोल्जी कम्प्लेक्स में जो कुछ वेजिकल्स या कुछ चीज़ें आती हैं उनको ये मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करता है, कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे प्रोटीन और लिपिड आते हैं तो ये गोल्जी कम्प्लेक्स उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन कराता है, तो वो फिर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि गोल्जी कम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी है। उसके बाद हमने कहा कि ये प्लांट्स में इनको हम डिक्टायोसोम्स बोलते हैं और वहाँ इनका फंक्शन ये होता है कि ये सेल वॉल की सिक्रीशन करवाता है। फिर हमने कहा था कि उसके साथ साथ इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि प्राइमरी लाइसोसोम की जो है वो फॉर्मेशन करवाता है। अब लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेली है, वो इसके बाद जब मैं लेक्चर वीडियो अपलोड करूँगी उसमें हम लाइसोसोम को डिस्कस करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।